बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं, समझना है। क्या लिखा है? वेक्टर नहीं। 9th क्लास केमिस्ट्री सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड, चैप्टर नंबर 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आज हम करने जा रहे हैं। इतना लेट सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू सैयदा रुबा, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे रिकॉल करा दिया। इतनी मसरूफ़ियत आगे निकलते चले गए और हम इसको, मेरे दिमाग से ये तकरीबन निकल ही गया था। तो ये वाकई एक बड़ा लॉस हो जाता, लेकिन आपका बेहद मशकूर हूँ, आपने मुझे याद करा दिया। ठीक है, तो आज हम जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। केमिस्ट्री बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बच्चे इन लॉज को रटते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरे लॉज देखूंगा यहाँ पर। हम थर्ड लॉ भी करेंगे, फोर्थ लॉ भी करेंगे। अगली वीडियो में फोर्थ लॉ हम करेंगे। इससे पहले आप ज़रा इस वर्ड लॉ को समझ लें। वैसे मैंने चैप्टर नंबर 1 जो हमारा वो साइंटिफिक मेथड वाला है, उसमें लॉ, थ्योरी, साइंटिफिक लॉ, इन सब को मैंने तफसील से बताया। लेकिन बहरहाल लॉ वर्ड का मतलब समझ लें। इसका मतलब है क्लेम, क्लेम या दावा, दावे से कोई बात करना, दावा करना, क्लेम करना, चैलेंजिंग तौर पे कोई बात करनी कि ये होगी ही होगी, मैं कह रहा हूं ये होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं कि मेरा ये लॉ है, मिसाल के तौर पर, कि मैं कोई भी चीज़ छोड़ूंगा वो नीचे ही जाके गिरेगी। कोई भी चीज़ छोड़ूंगा हवा में, वो नीचे जाके गिरेगी। मेरा ये क्लेम है, मैं क्लेम करता हूँ, मैं दावे से बात कहता हूँ। तो इसका मतलब पता है क्या है? मेरी ये बात जो है अब क्या कहलाएगी? ये लॉ कहलाएगी। अगर तो सब ने एक्सपेरिमेंटली मेरी इस बात को तजुर्बा करके देख लिया कि हाँ वाकई ये साहब जो कह रहे हैं किसी भी चीज़ को छोड़ो वो नीचे ही जाके गिरती है, इनकी ये बात, इनका ये क्लेम जो है वो लॉ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सब ने तजुर्बा करके देख लिया, कोई भी चीज़ छोड़ी है वो नीचे ही जाके गिरी है। तो मेरी ये बात, मेरी ये कही हुई बात अब लॉ कहलाएगी। तो लॉ क्या है? क्लेम या किसी की कही हुई बात दावे के साथ, किसी की कही हुई बात। अब ये क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ का मतलब अब आपको क्लियर हो गया। कहीं भी ये वर्ड आता है लॉ, तो समझ जाइए एक ऐसी बात जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता जी, वो होनी ही होनी है। समझ में आ गई बात आपको? लॉ की बात हो गई। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल वर्ड का मतलब भी देख लें। मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज्यादा। ठीक है, मल्टीपल का क्या मतलब है? एक से ज्यादा। प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? इसको उर्दू में हम कहते हैं तनासुब या हिस्सा, पार्ट या शेयर। तनासुब, हिस्सा, पार्ट या शेयर, इन चारों लफ्जों से आपको एक बात समझ आ रही है कि ये केक रखा हुआ है, ठीक है, इसका एक पीस आप ले लीजिए, ये आ गया, ये क्या कहलाएगा? ये पार्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये शेयर कहलाएगा। इसका हिस्सा कहलाएगा। ये मुकम्मल खुद कुछ नहीं है, ये इसका हिस्सा है। ये पूरा केक जो है ये एक अलग चीज़ है। ये क्या है? ये इसका हिस्सा है। तो प्रोपोर्शन मतलब से हमें ये बात समझ में आती है, अभी तो हम वर्ड मीनिंग देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है, कि इसमें किसी चीज़ के हिस्से की बात की जा रही है, किसी चीज़ के शेयरिंग की बात की जा रही है। दो चीज़ें मिल रही हैं, तीन चीज़ें मिल रही हैं और एक चीज़ बना रही हैं। मिसाल के तौर पर चीनी, पत्ती, दूध और पानी है, आप ले लीजिए, आप इनको मिलाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं चीनी का प्रोपोर्शन क्या है इसके अंदर, उसका हिस्सा कितना है इस चाय में? बनी क्या चीज़ है? एक ही चीज़ बनी है, चाय। तो चीनी का कितना प्रोपोर्शन है, पत्ती का कितना प्रोपोर्शन है, दूध का कितना प्रोपोर्शन है, पानी का कितना प्रोपोर्शन है इस चाय को बनाने में? प्रोपोर्शन वर्ड समझ में आ गया? कोई परेशानी? मल्टीपल का भी मतलब समझ में आ गया, लॉ का। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, अब लॉ भी बता दीजिए। अब ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर ये किसी का क्लेम है, किसी का दावा है, किसी ने कोई चैलेंजिंग बात
कही है। अब क्या चैलेंजिंग बात कही है ये देखते हैं। ये मिटा दो। ये आपकी बुक के मुताबिक ये रहा हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, पेज नंबर 15 पे। जॉन डॉल्टन है ये। कौन है ये? जॉन डॉल्टन ये बात कहने वाला है, जॉन डॉल्टन। ठीक है, जो भी ये क्लेम करने वाले हैं, जो ये बात करने वाले हैं चैलेंजिंग, वो कौन साहब हैं? ये जॉन डॉल्टन है। कब इन्होंने कहा? ये इन्होंने 1803 में कहा। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2020। 1803 यानी कि 200 साल पहले इन्होंने ये क्लेम किया, ये दावा किया, और अभी तक इनकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलते हैं इन्होंने बात क्या बोली है। मैं एज इट इज, जैसे मैंने कहा कि मैं उस लॉ को ही लिखूंगा पूरा का पूरा, फिर हम देखते हैं। तो जॉन डॉल्टन, ये भी समझ में आ गया। लॉ क्या है? इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट मतलब जो एक्चुअल वर्डिंग है लॉ की वो लिखी है। याद रहे, जब किसी की कही हुई बात को हम कोट करते हैं तो हम इन्वर्टेड कोमास लेते हैं। हम उसकी एज इट इज बात को कोट कर रहे हों तो इन्वर्टेड कोमास में लेंगे। तो ये क्या कहते हैं? बोल रहे हैं इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन, if two elements combine to form more than one compounds, to form more than one compound। याद करते रहिए, 9th के जो बच्चे हैं ना, पेपर देने जा रहे हैं, इस लॉ को यहीं याद कर लीजिए। मैं आपको अभी ये याद करवा दूंगा। If two elements combine to form more than one compound, फिर क्या कह रहा है? The masses of one element, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element, that combine with a fixed mass of other element are in the ratio, are in the ratio of small whole number, और या सिंपल मल्टीपल रेशियो, सिंपल मल्टीपल रेशियो। ये इन्वर्टेड कोमास क्लोज, ये पूरा का पूरा लॉ मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब क्या है इस लॉ के अंदर, तर्जुमा करते हैं इसका। वो क्या बात बोल रहा है? इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन, अगर दो एलिमेंट मिलते हैं, टू फॉर्म और बनाते हैं, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, अगर दो एलिमेंट मिलते हैं और बनाते हैं क्या? मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड। यहीं पर रोकते हैं इसको फिलहाल। इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन, अगर दो एलिमेंट मिलते हैं और बनाते हैं एक से ज्यादा कंपाउंड, यानी कि वही एलिमेंट हो लेकिन कंपाउंड एक से ज्यादा हो। कैसे? मिसाल के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। ये किन एलिमेंट से मिलके बना है? कंपाउंड कार्बन और ऑक्सीजन से। ये किन एलिमेंट से मिलके बना है? कंपाउंड कार्बन और ऑक्सीजन से। लेकिन आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड एक अलग गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग गैस है, लेकिन ये दोनों गैसेस बनी सेम एलिमेंट से ही हैं। यहां भी कार्बन और ऑक्सीजन है, यहां भी कार्बन और ऑक्सीजन है। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई। क्या बोला उसने? इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन, अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन मिलते हैं टू फॉर्म और बनाते हैं मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड। तो ये दो एलिमेंट हो गए, ये कंबाइन भी हुए और एक से ज्यादा इन्होंने कंपाउंड भी बना लिए, अलग कंपाउंड, ये अलग कंपाउंड। आगे देखते हैं फिर क्या है।
फिर कह रहा द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। यहीं पर इसको रोकते हैं। क्या बोल रहा है? द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट जो होगा उसके मासेस जो है दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास, क्या लिखा है? फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो एलिमेंट हैं इनमें से एक एलिमेंट ऐसा है जिसका मास फिक्स्ड है और दूसरे का चेंज कर रहा है, चेंज हो रहा है। समझ आ गई बात? द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, तो एक का फिक्स्ड मास होगा दोनों कंपाउंड में, और दूसरा जो एलिमेंट होगा उसका मास चेंज करेगा। अब क्लियरली आपको नजर आ रहा है, यहां पर कार्बन है, इसका मास 12 है। यहां पर देखें, यहां पर भी कार्बन है, इसका मास यहां पर भी 12 है। तो ये कार्बन का फिक्स्ड मास हो गया। ठीक हो गई बात? ऑक्सीजन जो है इसका मास चेंज हो रहा है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि ये मिलेंगे। अब ये क्या होगा, अब आगे चलते हैं। बोलता है आर इन अ रेशो, आर इन अ रेशो, ये मिलेंगे और रेशो बनाएंगे। रेशो किसको कहते हैं? रेशो का मतलब होता है कोई भी दो चीजें जब आपस में मिल रही हैं तो एक का कितना हिस्सा है, दूसरे का कितना हिस्सा है। ये मैंने बात पहले भी, ये एग्जाम्पल कई दफा पहले भी दी है मैंने। मिसाल के तौर पर दो शख्स हैं, वो बिजनेस करना चाहते हैं। तो बिजनेस करना चाहते हैं तो एक के पास 60 रुपीज़ हैं, ए जो है उसके पास 60 रुपीज़ हैं, उसको 40 रुपीज़ और चाहिए। 100 रुपीज़ से बिजनेस शुरू करना है। कितने से? 100 रुपीज़ से वो बिजनेस शुरू करना चाहता है। 60 रुपीज़ है, उसको 40 रुपीज़ और चाहिए। वो बी को बोलता है यार तुम मुझे 40 रुपीज़ दे दो, तो हम मिल के ये बिजनेस शुरू कर लेते हैं, 100 रुपीज़ हो जाएंगे, जो प्रॉफिट होगा वो हम बांट लेंगे। तो ये क्या होगा, ये 100 रुपीज़ हो गया। अब जो बिजनेस होगा ऑब्वियस सी बात है उससे प्रॉफिट भी होगा। तो प्रॉफिट जो आएगा, ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो ये देखने के लिए आसान है कि आप इनकी इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने की है उसका रेशो ले लें। तो रेशो कैसे होगा, ये 60/40 हो जाएगा। ठीक है, रेशो का मतलब मैंने अभी बताया आपको। रेशो का मतलब क्या, रेशो क्या देता है आपको? रेशो आपको किसी एक चीज़ के अंदर, वो रही है एक चीज़, मिसाल के तौर पर ये 100 रुपीज़, किसी एक चीज़ के अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कितना शेयर है, रेशो आपको ये बताता है। 60 और 40 ये भी रेशो है। यहाँ पर आप कहेंगे रेशो तो सर इस शक्ल में होता है, इसको तो यूँ होना चाहिए डॉट बन के। एक ही बात है भाई, ये रेशो का जो साइन है इसको आप अपॉन या डिवाइड वाली शक्ल में भी लिख सकते हैं। ये भी रेशो ही है। समझ में आ गई बात? यानी कि रेशो की शक्ल जो है वो डिवाइड वाली शक्ल में कन्वर्ट हो सकती है, डिवाइड वाली शक्ल रेशो की शक्ल में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये आपके पास रेशो है। और ये रेशो क्या बता रहा है आपको कि 100 रुपीज़ के अंदर 60 रुपीज़ तो ए ने मिलाए हैं और 40 रुपीज़ बी ने मिलाए हैं। अब कितना बनेगा इनका, अगर ये टेबल पढ़ूँ मैं यहाँ पर तो सीधा सीधा 10 का टेबल पढ़ूँ तो 6 और ये 4 आ गया। फिर 2 का टेबल पढ़ूँ तो ये 3 और ये 2 आ गया। ये हुआ 3/2। इसी 3/2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 3:2। रेशो को समझना ज़रूरी है, तभी आपको ये लॉ समझ में आएगा, मज़ा आएगा आपको। तो ये 3:2 हो गया। इसको, इसी को मैंने ये लिख दिया। अब ये 3 कहाँ से आया था, ये देखें, ये आया था 60 से, और 60 कितने किसके था, ए का था। और ये 2 कहाँ से आया, ये 2 आया था 40 से, और 40 किसका था, बी का था। तो 3:2 बन गया ये। अब इनको अगर मैं जमा करता हूँ 3:2 को, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या बात है कि 5 हो गया है ये, तो इसका मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी प्रॉफिट हुआ है उसके 5 बराबर बराबर हिस्से कर लीजिए। मिसाल के तौर पर अगर प्रॉफिट 50 रुपीज़ हुआ है, कितना, 50 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, तो इसके 5 बराबर बराबर हिस्से कर लीजिए। कितने बनेंगे, 10 10 10 10 10। तो इसके जो 5 बराबर बराबर हिस्से होंगे, यानी कि 10 10 10 10 10, ये ए जो है इसका शेयर 3 है, रेशो 3 बन रहा। तो 3 10 इसको मिलेंगे, 10 + 10 +
10, कितने हो गए? 10 + 10 + 10 30 रुपीज हो गए। तो 50 रुपीज में से 30 रुपीज तो ए को मिल जाएंगे, बाकी कितने बचे? 50 में से 30 चले गए, 20 बचे, 20 बी को मिल जाएंगे। रेशो का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एक चीज को बनाने में दो या दो से ज्यादा चीजों की कितनी शराकतदारी है, उनका कितना हिस्सा है उसके अंदर। समझ में आ गई बात? अब यहां पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, रेशो का तो क्लियर हो गया, आपको मिटा दूं इसको। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है। कैसे बनी होगी भाई? ये बाजार से कार्बन ले आएंगे आप, कोयले को कहते हैं कोल, आसान अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए। तो ये कोयला है, बाजार से ले आइए। ऑक्सीजन है, ये भी आपको साइंटिफिक स्टोर से मिल जाएगी। ऑक्सीजन दोनों लिया, आपने रिएक्ट कराया इनको, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना ली। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए भी आपको कार्बन और ऑक्सीजन ही चाहिए। लेकिन यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या रेशो है इसका और इसका और इसका और इसका, तो इसका रेशो देखें, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। ऑक्सीजन का कितना है? 16। डिवाइड हो सकता है मजीद, 2 6 12, 2 8 16, मजीद डिवाइड हो सकता है बिल्कुल, 2 3 6, 2 4 8। तो इसका रेशो बना 3:4। ग्राम कर लें मिसाल के तौर पे, ग्राम, ये भी ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया। मतलब आप जब आप इनको केमिकली रिएक्ट कराएंगे, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस बनाएंगे, उसमें रेशो क्या होगा? 3 और 4 का रेशो होगा। ग्राम हटा देते हैं अभी फिलहाल, 3 और 4 का रेशो होगा। मतलब 3 हिस्से तो कार्बन के आएंगे और 4 हिस्से ऑक्सीजन के आएंगे। ग्रामों में अगर ले लें तो 3 ग्राम आपको कार्बन चाहिए, 4 ग्राम आपको ऑक्सीजन चाहिए। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देखते हैं जरा, इसका रेशो क्या बनेगा? तो 12, यहां पर O2 है, क्या है ये? O2, मतलब 16 + 16, 16 + 16 कितना हो गया? 32। डिवाइड कर लें, 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, मजीद डिवाइड हो रहा है, 2 3 6, 2 8 16। तो क्या बना? 3/8। तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का भी रेशो आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड का भी आपके पास रेशो आ गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए आपको कार्बन कितना चाहिए? 3 ग्राम। ऑक्सीजन कितना चाहिए? 4 ग्राम। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ बाद में जाएंगे, पहले हम इसी लॉ की तरफ चलते हैं। डाल्टन साहब कह रहे हैं, क्लेम है ना, दावा है उनका। वो क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं टू फॉर्म, बनाते हैं मोर देन 1 कंपाउंड। बिल्कुल, 2 एलिमेंट मिले, 2 से ज्यादा कंपाउंड बना लिए, ये 2 कंपाउंड बना लिए उन्होंने। फिर क्या हुआ? द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। फिक्स्ड मास किसका है? कार्बन का। चेंज मास किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। तो बोल रहा है द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास, ध्यान से सुनिएगा, द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास जो दूसरे एलिमेंट के मास के साथ मिलेगा। लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है उसका मास फिक्स होगा। ठीक है। तो बात कार्बन की यहां नहीं की जा रही, बात यहां किसके मास की जा रही है? ऑक्सीजन के मास की। क्या कह रहा है? द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास जो कि दूसरे एलिमेंट जिसका मास फिक्स्ड है उसके साथ मिल रहा है। तो क्या हो रहा है? क्या बोल रहा है? आर इन अ रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो बोल रहा है कि वो दूसरा एलिमेंट जिसका मास चेंज होगा वो स्मॉल होल नंबर्स के हिसाब से चेंज होगा। किस हिसाब से चेंज होगा? स्मॉल होल नंबर्स के हिसाब से चेंज होगा। अब यहां पर ये ऑक्सीजन है 1, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अब यहां पर चेंज तो आ रहा है। अब सोचने की बात है, यहां पर ये ऑक्सीजन 1 है, यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन 1.5 हो जाता तो कोई प्रॉब्लम थी? 1.5, 2.5 हो जाता, 2.25 हो जाता। ये 1.5 भी नहीं हो रहा, ये 2.5 भी नहीं हो रहा, 2.25 भी नहीं हो रहा। तो
तो ये 1.5, 2.5 या 2.25 ये क्या है असल में? ये इनकम्प्लीट नंबर्स हैं, ये मुकम्मल नंबर नहीं है जी। नंबर्स तो है ना, आप तो ये थोड़ी ना कह सकते 1.5 क्या है वो भी एक नंबर है, 2.5 क्या है वो भी एक नंबर है, 2.25 क्या है ये भी एक नंबर है। तो ये जो पॉइंट्स में नंबर आ रहे हैं 2.5, 2.3, 1.5, बोला ये कहानी नहीं होगी। क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है स्मॉल होल नंबर्स, बोल रहा है मुकम्मल नंबरों में होगा। स्मॉल छोटे नंबर होंगे, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, ये नहीं होगा 10,000, 20,000, 30,000। बोल रहा है नहीं, चेंज तो आएगा मास में, लेकिन मास में चेंज कैसे आएगा? मास में चेंज जो है वो होल नंबर्स की शक्ल में आएगा। यानी कि अगर इसका एक मास है तो ये 2 हो जाएगा, 1.5 नहीं होगा, 2.25 नहीं होगा। ये अगर 4 है तो ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6.5 नहीं होगा। ये उसका क्लेम था, ये उसका दावा था। किसका? जॉन डाल्टन का। और उसने शराइत क्या रखी है कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो ज़्यादा एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए। एक एग्जाम्पल अभी हमने ये देखी जिसमें ये 2 एलिमेंट हैं और ये 2 कंपाउंड बना रहे, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल इसमें आप देख लें, ऑक्सीजन का 16 था, 16 से क्या 4 हुआ, अभी मैंने ये सिंपल करके बताया इसको। तो आप इस शक्ल में भी ले सकते हैं 12/16, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, कट करके 3/4 हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को। 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीजन को। और यहां पर देखते हैं 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को। और 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीजन को। कहां फर्क आ रहा है? 3 कोई फर्क नहीं। इसका मतलब ये 3 जो है फिक्स्ड है, और ये किसका है? ये कार्बन का मास है, ये फिक्स्ड है। ऑक्सीजन का मास जो है वो चेंज हो रहा है। क्या? 4 से क्या बन रहा है? 4 से 8 बन रहा है। 4 से क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। चेंज तो आ रहा है, लेकिन आप देखें होल नंबर्स में आ रहा है। कितना चेंज आ रहा है भाई? 4 से 8, 4 का डिफरेंस आ रहा है। ये 4 का डिफरेंस जो है ये क्या है? एक तो ये कि 4 एक छोटा नंबर है, दूसरा है कि 4 जो है वो होल नंबर है, मुकम्मल नंबर है। 4 4.5 नहीं है, 4.25 नहीं है। ये बात थी जो कि जॉन डाल्टन ने कही। उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए लोगों ने, तजुर्बात किए। ऐसे सबसे पहले ऐसे कंपाउंड्स देखे जो कि सेम एलिमेंट्स बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड है, सेम एलिमेंट्स बना रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात? तो ये था इसका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसकी एक एग्जाम्पल हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में देखी। अब एक और एग्जाम्पल लेंगे, मिटा दूं इसको। एग्जाम्पल 2, इसमें हमारे पास क्या है? H2O वाटर और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। इनको ले लीजिए। अब 2 अलग कंपाउंड है, 2 अलग कंपाउंड है। H2O पानी को कहते हैं, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड ये सिरप है, ये एक कंपाउंड है, एक मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और लैब में भी इस्तेमाल होता है। दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं ये, लेकिन सेम एलिमेंट से मिलके बनी है। वाटर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना। अब यहाँ पर फिक्स्ड मास जरा आप देखें किसका है, क्लियरली पता लग रहा है आपको। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इसका फिक्स्ड मास है। किसका मास चेंज हो रहा है? ऑक्सीजन का। ये देखें यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए। तो वैसे ही आपको पता लग रहा है चेंज जो आ रहा है वो ऑक्सीजन में आ रहा है। कितना चेंज आ रहा है? स्मॉल होल नंबर में आ रहा है। ठीक है। इसके अब मॉलिक्यूल, इनके एटॉमिक मासेस भी अब देख लें। H2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। तो 2 हाइड्रोजन के एटम है तो कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन 16 हो गया। ठीक हो गया। आगे लेके चलें तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1/8 बनता है। 1 किसका है रेशो? हाइड्रोजन का। 8 किसका रेशो है? ऑक्सीजन का। यहां देखें तो 2 हाइड्रोजन के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो ये 2 हाइड्रोजन के लिए हो गया, और 2 ऑक्सीजन के एटम है तो एक का 16 और दूसरे का भी कितना? 16 16 और 16 32।
सिंपल करें इसको, और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये कितना बना है 1/16। दोनों में फर्क क्या है? फिक्स्ड मास किसका है? हाइड्रोजन का, यहां भी फिक्स्ड है। वेरिएट जो कर रहा है किसका? ऑक्सीजन का कर रहा है, 8 से 16 हो रहा है, तो चेंज जो आ रहा है कितने का आ रहा है? 8 का आ रहा है। तो स्मॉल होल नंबर्स में चेंज आ रहा है। दोबारा उसका क्लेम सही साबित हो गया, ठीक हो गया। दूसरी एग्जाम्पल भी, तीसरी एग्जाम्पल थोड़ी सी बड़ी है इसके अंदर, ये मिटा दूं। तीसरी एग्जाम्पल देख के ये वीडियो हम खत्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह फोर्थ लॉ अगली वीडियो में बनाएंगे। ये रहा आपके पास पेज नंबर 16 पे 5 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। 5 एग्जाम्पल्स आपके पास दी हुई हैं। N2O, NO, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, ठीक है। अब ये 5 के 5 अलग अलग कंपाउंड है। ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये बिल्कुल नाइट्रिक ऑक्साइड से अलग है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड से अलग है। नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड से अलग है। 5 के 5 अलग कंपाउंड हैं, लेकिन 5 के 5 कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सब में देख लें। अब इनमें रेशियो देखें, क्या वाकई हमें क्या देखना है, क्या नोट करना है? डाल्टन ने बताया इनमें से एक कोई होगा जिसका मास फिक्स्ड होगा और दूसरे का मास जो है वो वेरिएट करेगा, चेंज होगा। किस हिसाब से चेंज होगा? स्मॉल होल नंबर्स में। तो यहां पर हम देखते हैं नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन हमारे पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, तो 2 नाइट्रोजन के एटम है, तो 28 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन का 16। इसका देखें, नाइट्रिक ऑक्साइड का 14, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो 14, ऑक्सीजन का भी एक एटम है, 16। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का देखते हैं, तो कितना बनता है 28 अपॉन 3 ऑक्सीजन के एटम है, 16 प्लस 16 प्लस 16 48। यहां पर नाइट्रोजन 2 है और नाइट्रोजन या ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो ये कितना हो गया 28 अपॉन 64। और यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 28 अपॉन 80, आई थिंक, मेरे ख्याल में 80 बनेगा। 5 हैं ऑक्सीजन के, 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, तो ये 80 ही बनेगा। अच्छा, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, चेक करते हैं। तो 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16, और 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 14, 2 4 8, तो 7 अपॉन 4 ये आ गया। यहां पर क्या है 14 और 16 2 से जा रहा है, 2 7 14, 2 8 16, तो ये हो गया हमारे पास 7 अपॉन 8। फिर 2 से जा रहा है, 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 4 8, मजीद जा रहा है 2 7 14, 2 1 2, 2 2 4, तो ये कितना हो गया हमारे पास 7 अपॉन 12 हो गया। उसके बाद 28 और 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 7 14, 2 1 2, 2 6 12, तो ये कितना बन गया 7 अपॉन 16, ठीक है। और उसके बाद 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8 0, मजीद जा रहा है 2 7 14, 2 2 4, तो ये हो गया 7 अपॉन 20। 5 के 5 आपके सामने आ गए। फिक्स्ड मास किसका है? नाइट्रोजन का 7 7 7 7 7। वेरिएट किसका कर रहा है? ऑक्सीजन का 4 8 12 16 20। सब में 4 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, देख लीजिए 4 4 4 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो साबित हुई जॉन डाल्टन का लॉ था। इसके अलावा और बहुत जगहों पर ये लॉ जो है वो लॉ है ना, लॉ ऐसे थोड़ी ना बनता। बात समझ में आ गई? तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई कमी कोताही रह गई हो कमेंट में बताइए, मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगेन, नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।